स्वागत है आप सभी का मंच पर। एक बार फिर से आप सभी से परिचय हम करवा दें हमारे एक्सपर्ट्स का। डॉक्टर अशोक यादव जी हैं, आप डिप्टी सीएमओ रेवाड़ी हैं। रवि गुप्ता जी, डायरेक्टर बीएमजी ग्रुप आपके, बहुत स्वागत है आपका मंच पर। प्रदीप कौशिक जी हैं, चेयरमैन हैं आप जीएवी इंटरनेशनल स्कूल्स, बहुत स्वागत है सर आपका चर्चा में। और पूजा शर्मा जी, प्रूडेंट फाउंडेशन की डायरेक्टर हैं आप, मैम आपका भी बहुत स्वागत है। तो हमारे जो चारों मेहमान के देखिए अपने अपने फील्ड में बेहतरीन काम कर रहे हैं, बहुत शानदार काम कर रहे हैं, लेकिन इनका अनुभव क्या है, इनके सामने भी जाहिर है कोरोना काल अभी गुजरा है, तो अलग अलग तरह के चैलेंज रहे होंगे, अलग अलग तरह की चुनौतियां रही होंगी, उन्हीं को लेकर हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले प्रदीप जी आपसे, चूंकि शिक्षा देखिए समाज का आधार हम कह सकते हैं, बुनियाद है, क्या क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा और क्या वाकई कभी सोचा था कि एक ऐसा अदृश्य दुश्मन सामने होगा, इतनी मुश्किल घड़ी होगी कि शिक्षा बाधित होगी या ऑनलाइन शिक्षा जैसा कोई कल्चर चलेगा? देखो ज्योति, एक्चुअली 22 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि अब संपूर्ण लॉकडाउन होगा और ये बीमारी है। उससे पहले होली थी, उससे पहले नया साल था, लगातार चर्चा तो आ रही थी कि ये जो वायरस है ये बहुत सारे कंट्रीज में फैलेगा। पर जहां बात जब 22 मार्च को कंप्लीट लॉकडाउन की आई और जहां नई चीजें लगातार शुरू से हो रही थी, तो जब नए सेशन का दौर था, पढ़ाई की बात करें, क्योंकि अप्रैल से नया सेशन शुरू होता, उस दौरान कंप्लीट सब बंद। मेरे ख्याल में सारे स्कूलों के साथ साथ यदि मैं अपने ग्रुप ऑफ स्कूल्स की बात करूं जीएवी की, तो वी आर दी फर्स्ट वन इन हरियाणा जिन्होंने पहले ही तीसरे दिन में ये बता दिया था कि हाँ, हम ऑनलाइन क्लासेज के ऑप्शंस के साथ आएंगे। शायद मेरे ख्याल में टीम बहुत टेक्निकल रही। ओवरऑल पूरे भारत की बात करें तो वो टीचर्स जिन्होंने सिर्फ रसोई में कुकर की सीटियां सुनी थी या ब्लैक बोर्ड पे या ग्रीन बोर्ड पे पढ़ाया था, उनको अचानक से कह दिया गया है कि आपको अब लैपटॉप के जरिए से सारे बच्चों को कनेक्ट करना है। किसी को जूम मीटिंग के माध्यम से, किसी को दूसरे जितने ऐप अवेलेबल थे उनके थ्रू कहा गया। पर कितना कितना चैलेंजिंग रहा होगा बच्चों को लगातार उस वेस में बिठाना, बच्चों को लगातार बांध के रखना। और ऑनलाइन क्लासेस की जो शुरुआत हुई उसके माध्यम से जितने सारे बाकी स्कूलों का आइडिया नहीं है, बट शायद ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस के जब से ऑप्शंस आए, मेरे ख्याल से जीएवी की 1 दर्जन ब्रांचेज हो गई। हमने लगातार उन बच्चों पे काम करा जहां बात आई कि ये बच्चे अंडर प्रिविलेज हैं। अपनी जो कंप्यूटर लैब्स थी उनको डिसमेंटल करके बच्चों के घर भेजा। जहां सब लोग मास्क के साए में बाहर नहीं निकल रहे थे, वहां आपके चैनल के माध्यम से और बाकी दूसरे चैनल के माध्यम से लगातार बात करी कि किसी तरीके से पेरेंट्स को एक जरिया मिल जाए, वो करेक्ट हो जाए। बहुत सारे जो सरकार अब पिछले 2 महीने पहले जब हरियाणा सरकार ने टैब बांटे, वो हम 2020 में ही बच्चों को बांट चुके थे ताकि किसी तरीके से बच्चा कनेक्ट रहे। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स थे जो नौकरी पेशा थे, सब बंद हो गया था, बट मोबाइल फोन एक ही था। बच्चे घर में 3 है, मोबाइल फोन 1 है, तो ऑनलाइन क्लासेस का मतलब ही नहीं था। 6ठी क्लास की लग रही क्लास तो 8वीं क्लास पे खाली थी। ऐसी बहुत सारी चुनौतियों में जब समझा, और सबसे बड़ी बात तो टीचर्स की थी जिन्होंने सिर्फ ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया था। यूनिवर्सिटीज के केस में तो आप अब्रोड भी और इंडिया में भी ऑनलाइन क्लासेस बहुत देखी थी, बट टिपिकली रूरल में, जैसे पटौदा में हमारा स्कूल है, वहाँ स्कूल भी, कॉलेज भी, पॉलिटेक्निक भी, इतने तरीके से लोगों को समझाना बताना। इससे पहले आपका पूरा पैनल डॉक्टर्स का था, तो मैं तो धन्यवाद करता हूं कि डॉक्टर्स की इमेज सुधरी, स्कूल वालों की इमेज सुधरी। कोरोना में काम करने का मौका मिला तो जिन लोगों को पहले लोगों ने सोशल मीडिया पे मीम्स बना के चोर कहना शुरू कर दिया था, लोगों पे फूलों की बारिश हुई। लोगों ने समझा कि हाँ, ऑनलाइन क्लासेस या डॉक्टर्स या वो लोग जो समाज का तबका लुटेरा मान लिया गया था, वो वापस किस हद तक समाज के लिए काम कर सकते हैं। बड़ी भूमिका आप लोगों ने अदा की। डॉक्टर अशोक यादव जी, देखिए कोरोना काल में ज्यादातर लोग वो थे जो पीड़ित थे, काफी लोग वो थे जो मदद के लिए आगे आए, लेकिन डॉक्टर्स लगातार फ्रंट फुट पर रहे। सर, आप लोगों के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी थी, कैसे इस जिम्मेदारी को निभाया और कैसे तमाम जो मुश्किलें रही उनसे पार पाया? मैम, शुरू में बहुत चुनौतियां थी हमारे पास, क्योंकि जो फर्स्ट वेव आई थी उसमें लोग पॉजिटिव कम थे पर लोगों में डर बहुत ज़्यादा था। तो सबसे पहले तो जो लेबर थी और थी जो शिफ्ट हो रहे थे, अपने अपने राज्यों में जा रहे थे, उनको एक जगह रोकना, उनका मेडिकल करना, उनको भेजना, साथ में टेस्टिंग करना, तो वो हमारे लिए बड़ी चुनौती थी। मैन पावर की भी शॉर्टेज थी शुरू में, बाकी संसाधन भी हमारे पास नहीं थे। सेकेंड वेव जो आई उसमें तो आपको पता ही है कि मोर्टेलिटी भी बहुत हुई है, पर उसमें सरकार ने और इंडस्ट्रीज़ ने हमारा बहुत साथ दिया, और साथ में मीडिया के माध्यम से भी। जैसे हम रोज़ाना वैक्सीन आई तो मैं उस टाइम कोविड मैनेजमेंट, साथ में पूरे डिस्ट्रिक्ट का डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर होने के नाते मैं सारा कोविड इम्यूनाइजेशन भी देख रहा था।
तो बड़ा मुश्किल होता था कि लोगों को, पहले तो हमारे पास वैक्सीन की बड़ी शॉर्टेज थी, आती 100 डोज लगवाने वाले मेरे पास 10-10 हज़ार आदमी, तो उनको मैनेज करना, डेली उसको पेपर में पब्लिश कराना मीडिया के माध्यम से, और लोगों को सुबह मैनेज करना, और साथ में उनके टेस्टिंग भी और भी। तो शुरू में बहुत दिक्कतें आई थी, लेकिन प्रशासन की वजह से, सरकार की वजह से और इंडस्ट्रीज और बाकी सभी समाज ने अपने अपने लेवल पे अच्छा साथ दिया और उससे हम पार कर पाए। जैसा अभी सर कह रहे थे कि जो डॉक्टर्स पे लेबल था, तो ऐसा नहीं है। डॉक्टर्स को तो भगवान का दूसरा रूप भी मानते हैं, और ऐसा कोरोना काल में तो ये बात नहीं है। बिल्कुल और साबित हो गई। मैं सरकारी तंत्र में होने के नाते और डिप्टी सीएम होने के नाते मेरे हिसाब से हमने अपनी इमेज रखी है उसमें और बढ़िया बनाई है, और लोगों ने यही कहा कि सरकारी तंत्र वालों ने डॉक्टर साहब काम आपने किया है। बहुत बढ़िया सुधारी है। जो पहले था, जो मेरा भी माइंडसेट था, या डॉक्टर साहब जो जितने भी लोग बात करके गए, डॉक्टर्स को खासकर यदि हम बड़े किसी भी हॉस्पिटल का नाम ना ले मंच पे, ये मान लिया जाता था कि डर का माहौल बन जाता था, वहां जाओगे तो जेब कटेगी। ये वो टाइम आया कोरोना का जब आप लोग फौजियों से भी बड़े हीरो बन के निकले, लोगों में डर का माहौल कंप्लीट करा आपने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो लगातार प्राइवेट कल्चर को भी उभार के सामने लाए, और सरकारी तंत्र का तो माकूल जवाब दिया आप लोगों ने। बिल्कुल कि डॉक्टर्स के बिना गुजारा और कल्पना ही मुमकिन नहीं है, ये कोरोना काल ने साबित कर दिया। रवि गुप्ता जी, सर आप और आपका ग्रुप किसी परिचय, किसी जानकारी देने का मोहताज नहीं है। आपका ग्रुप जिस तरह से लगातार अपनी फील्ड में बेहतरीन काम कर रहा है, लेकिन कोरोना जब आया, चूंकि कोई भी फील्ड हो, कोई भी सेक्टर हो, इससे अछूता नहीं रहा, कितनी परेशानी आपके सामने थी? देखिए, 2019 तक की एक दुनिया थी और 2020 के बाद की दूसरी दुनिया है। हमने तो कोरोना आंखों का सुना था, या ज़्यादा से ज़्यादा सूर्य ग्रहण पूर्ण हो तो कोरोना डिस्चार्ज सुना था। ये नया कोरोना आया, 97% जब पूरी दुनिया इफेक्टेड हो जाए, और फियर ऑफ अननोन, ये नहीं पता कल क्या होगा या आज क्या हो रहा है। जब पूरी दुनिया अपने घरों में कैद हो जाए, जब सरकारों को ये ना पता हो कि क्या होने वाला है। देखिए, हम एक ऐसी एज में जी रहे हैं जहां इंडस्ट्री के लिए एक शब्द है ग्लोबल विलेज। रॉ मटेरियल कहीं से आ रहा है, फिनिश मटेरियल कहीं से जा रहा है, और वर्कर चाहिए आपको, सेटअप चाहिए। सडनली आपको पता लगता है कि कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, कोई फ्लाइट नहीं है, कोई ट्रेन नहीं चल रही है, बैंक बंद पड़े हुए हैं, और आपका वर्कर डर के मारे शहर छोड़ के रातों रात निकल रहा है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या होगा। तो आप सिर्फ इंतजार कर सकते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, और साथ में जिस समाज में आप रह रहे हैं उसको उस समय की क्या जरूरतें हैं, उसको देखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। आपके साथ के जो लोग हैं, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते ये भी एक बड़ी चुनौती थी कि आपको सर्वाइवल की भी लड़ाई लड़नी है, क्योंकि आपका अपना खुद का जो फील्ड है, खुद का जो एम्पायर है, रियल एस्टेट में आपको काम करना है, लेकिन दूसरे जो जरूरतमंद लोग हैं उनकी हेल्प के लिए भी हाथ आगे बढ़ाना है। देखिए, कोई व्यक्ति, कोई संस्था समाज से कटके नहीं रह सकती, और अगर एक ऐसी स्थिति आई है जो पूरी दुनिया के लिए अनोखी है, तो मैं ऐसा समझता हूं कि वो क्योंकि अनुभव भी नहीं है, तो जैसा जो आएगा उसके हिसाब से लोगों ने, मैं समझता हूं कि भारत में तो बहुत ज़्यादा एक सामाजिक सद्भाव के साथ, सर जिसको कह सकते हैं, देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये तो हमारे यहाँ कहा गया है। तो लोग क्या करते थे, क्या कर रहे थे, वो सब भूल भाल कर और समाज के कार्य में लग गए, और बहुत छोटे तबके तक, समाज के छोटे से छोटे तबके तक मदद पहुंची, और उसका नतीजा ये हुआ कि हम इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद बहुत तेजी से ये देश अपने पैरों पे खड़ा हुआ है और दोबारा से दौड़ता हुआ सा दिख और रहा ये है। सामूहिक प्रयासों और सामूहिक लड़ाई के बगैर संभव नहीं था, ये भी साफ है। पूजा जी, आप एक महिला होकर, एक बेटी होकर, आपके फाउंडेशन के जरिए जो काम कर रही है मैम, वाकई वो काबिले तारीफ है। इसके लिए वाकई बहुत हिम्मत की जरूरत है, क्योंकि आपने अपनी पर्सनल लाइफ में जो सहा, उसके बाद जो लोग जरूरत में हैं, जो लोग परेशान हैं, जो लोग पीड़ित हैं, जिनकी मदद के लिए कोई हाथ नहीं, जिनका अपना कोई नहीं, उनकी किस तरह से आप मदद करती हैं? उस टाइम पे मैम
लोगों को ना मानसिक रूप से समझाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि लोग डरे हुए थे। उस दौरान लोगों ने अपने अपनों को खोया था, और कहीं ना कहीं वो दौर, मतलब जो कोरोना काल था, वो एक ऐसा दौर था कि अगर किसी ने अपने को खो दिया, वो उस दौरान उनसे मिल भी नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो बीमारी ऐसी थी कि अगर किसी को छू लिया तो हो जा रही है, जो पास में उन्हें, तो उस दौरान एक दूसरे से मिलना भी बहुत मुश्किल था। तो मानसिक रूप से उस टाइम उन लोगों को समझाना बहुत मुश्किल था। और दूसरा कि कुछ ऐसे छोटी छोटी जगह जहाँ पर सरकार नहीं पहुँच पा रही थी, या जैसे बस्तियाँ, जो गरीब बस्तियाँ हैं या और भी जो बीहड़ हैं, वहाँ तक सरकार नहीं पहुँच पा रही थी, तो उन तक अनाज पहुँचाना, उन्हें मानसिक रूप से समझाना, ये बहुत मुश्किल था उस दौरान। जी आपकी फाउंडेशन की ओर से मदद की गई लोगों की। जी बिल्कुल। प्रदीप जी, देखिए अलग अलग तरह की परेशानी थी कोरोना काल में, लोगों के सामने सर्वाइवल की लड़ाई थी, जिंदगी बचाने की लड़ाई थी, जो लोग भूखे थे उनके सामने रोटी की दिक्कत थी, परेशानी थी। लेकिन प्राइवेट स्कूल्स के सामने या टीचर्स के सामने ये भी एक चुनौती थी कि कैसे स्कूल्स बंद हो गए तो कैसे सर्वाइव करेंगे। चलिए आपका तो ग्रुप है स्कूल्स का, लेकिन जो छोटे स्कूल हैं, छोटे स्कूल्स के जो प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स हैं, उनके सामने भी बहुत बड़ी दिक्कत रही। मेरे ख्याल से आंकड़ों की बात करें तो अकेला बिहार एक ऐसा राज्य था जहां पिछले 2 साल में 60,000 के करीब स्कूल बंद हो गए, और उसमें प्राइवेट सबसे पहले थे। क्योंकि सरकारी स्कूलों में तो चाहे लेट आई, चाहे टाइम पे आई, सैलरीज आई। सबसे बड़ी बात ये थी कि एक तो प्राइवेट स्कूलों में कुछ, फिर से मंच पे किसी बड़े स्कूल का, सो कॉल्ड बड़े स्कूल का नाम ना लें, तो जो रूरल में स्कूल हैं, जहाँ बैठे हैं धारवाड़ा रेवाड़ी में, यदि यहाँ की बात करें तो मेरे ख्याल से सैलरी स्टार्ट ही 10-12 हज़ार से होती है। उस दौरान सैलरी 50% करी गई। उस दौरान ट्रांसपोर्ट स्टाफ था, उनको ब्रेक दे दिया गया। उस दौरान उनसे रिलेटेड जितने भी बुक सप्लायर, ड्रेस वेंडर्स, जितने भी तरीके के लोग थे, कंप्लीट हॉल्ट पे थे। तो जो मैं अभी डॉक्टर साहब को कह रहा, डॉक्टर साहब भी कह रहे थे कि लगातार डॉक्टर्स और टीचर्स की, चाहे वो प्राइवेट स्कूल वाले थे, उनकी इमेज कोरोना ने, जो मोदी जी ने खुद कहा आपदा में अवसर, उनकी इमेज लगातार सुधरी। ये वो स्कूल वाले थे जिन्होंने ना सिर्फ अपनी टीचर्स को ब्रेक ना दिए, बल्कि उनकी सैलरी ताबत जारी रखी। मैं उनमें से एक था कि लगातार 70% सैलरी, जो लोग घर से पढ़ा रहे थे और जो स्टिल आने की हिम्मत कर रहे थे, उनको 100% सैलरी दी। ट्रांसपोर्ट स्टाफ को रिलीव नहीं करा गया, उनके बाल बच्चों का ध्यान रखा गया, और लगातार जितने ग्रुप ऑफ स्कूल्स के केस में लोग बढ़े। और सबसे बड़ी बात तो देखो, जो मन, ये देखिए वाकई काबिल तारीफ है कि आपने आर्थिक नुकसान तो जाहिर है सभी ने झेला, आपने भी झेला, उसके बाद भी आपने अपने स्टाफ का या आपके साथ के जो लोग हैं, आपके अंडर जो काम कर रहे हैं, उनकी भी हेल्प की। ऑन रिकॉर्ड वैसे जब कोरोना नहीं था तब भी हम ऑलमोस्ट 100 के करीब स्टूडेंट्स फ्री पढ़ा रहे थे, बट अब 12 स्कूलों में तकरीबन 600 बच्चे ऑन रिकॉर्ड यूडेज फॉर्मेट के थ्रू हमारे हरियाणा सरकार को बताते हैं, जिसमें हम बच्चों को फ्री पढ़ा रहे हैं। जैसे पटौदी वाला स्कूल हरिमंदिर आश्रम का स्कूल है, जो अभी हमने 2 साल पहले टेक ओवर करा, उसमें ऑलरेडी इतने सारे बच्चे फ्री थे जिनको कोरोना के बाद से अभी तक यथावत जारी रखें। आज जब मैं इस मंच पर बैठा हूँ तो जिनकी कोरोना में फीस माफ करी थी, और जो खासकर वो तबका जो शॉपकीपर्स थे, वो तबका जो स्कूटर या दूसरे तरीके के मैकेनिक थे, जिनको किसी तरीके से हेल्प मिल ही नहीं रही थी, उनको आज भी यदि फ्री पढ़ा रहे हैं, तो मेरे ख्याल में एक सोच जाती है कि इस मंच से यदि हम कहें कि कोई चीज़ ऐसी जो आज भी किसी को पैशनेट करती हो, जो आज भी एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए जागृत करती हो, तो मेरे ख्याल में एक मौका था कि लोगों को बताने का कि यदि आपके पास फीस नहीं भी है, यदि आप फाइनेंशियली उस तबके से बिलोंग करते हो, तो सिर्फ कुछ बड़े स्कूलों को छोड़ दे, रूरल वाले स्कूलों ने सबसे ज़्यादा सफर करा और मेहनत भी और मदद भी सबसे ज़्यादा करी। रवि गुप्ता जी, सरकार ने जब सोचा सर कि बेटियों की लगातार जो संख्या कम हो रही या लिंगानुपात को लेकर काम करने की जरूरत है, उससे पहले ही आपने या आपके ग्रुप ने कैसे ये थॉट आया माइंड में, कैसे ये बात जहन में आई कि बेटियों को बचाने के लिए कोई ना कोई मुहिम चलाई जाए? देखिए, मोदी जी ने एक मुहिम चला रखी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। 2014 से ये मुहिम चालू है और बड़े सकारात्मक रिजल्ट आए हैं। डॉक्टर साहब यहाँ बैठे हैं, पीएनडीटी में हमने और डॉक्टर साहब ने कंधे से कंधा मिला के साथ काम किया है। तो शायद अभी फिगर डॉक्टर साहब 935 है, 935 बच्चियां जन्म लेती हैं 1000 बच्चों पे, लड़कों पे। 1000 लड़के, 935 लड़कियां। प्रकृति न्याय करती है, शायद हम कहीं ना कहीं न्याय करने में चूक जाते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आई 2012 में, हम रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट, मेरे को कहते हुए शर्म आती है, हम यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ के वासी हैं, 670 लड़कियां जन्म ले रही थी 1000 लड़कों पे। कितना बड़ा अत्याचार, अन्याय अपनों के द्वारा। स्थिति थी उस वक्त, बहुत चिंताजनक। हमने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया, हमने मशाल जुलूस निकाले। कहीं भी कोई भी फंक्शन है, प्रोग्राम है, कोई भंडारा है,
किसी गुरुद्वारे में हम पहुंच जाते, हम कहते हैं हमें 2 मिनट दीजिए, सभाओं के बीच में। हम देखिए, वो एक ऐसा दौर था जहां फीमेल फिटिसाइड एक सामाजिक एक्सेप्टेंस का रोल ले चुका था। सोशल एक्सेप्टेंस जब हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है, लोगों को समझने में भी दिक्कत होती है कि ये कोई समस्या है। हमने लोगों को समझाना चालू किया कि ये जुर्म है, ये जुल्म है और ये पाप है। आप सामाजिक देखिए, आध्यात्मिक देखिए और आप कानूनी देखिए, तीनों दृष्टि से ये गलत है। तो मैं समझता हूं कि देश काफी आगे आया है और बेटियों की उड़ान दिन बे दिन आगे बढ़ रही है। अच्छा, बहुत मुश्किल रहा होगा क्योंकि देखिए किसी के पास रोटी नहीं, आप रोटी दे सकते हैं, किसी के पास कपड़े नहीं, मकान नहीं, वो आप दे सकते हैं, किसी की फाइनेंशियल हेल्प आप कर सकते हैं, लेकिन किसी की मानसिकता में बदलाव लाना कि बेटियों को लेकर अपनी जो संकीर्ण सोच है उसे बदलें, ये वाकई बेहद चुनौती भरा रहा होगा। देखिए, समाज दिन प्रतिदिन उन्नति करता है और जो चीज कल थी वो आज नहीं है और जो आज है वो कल नहीं होगी। समय के साथ चलना और समय के साथ बदलना, मेरे ख्याल से यही जीवन का सार है। कुछ लोग पीछे रह जाते हैं तो उनको साथ लाना हमारा फर्ज है। और मैं ऐसा मानता हूं कि ये जो आपने कहा कि लोगों की सोच में बदलाव, हाँ, हम सकारात्मक पहल करें, बिना क्रिटिसाइज करें, तो शायद लोगों में बदलाव आता है। बिल्कुल ठीक आपने कहा कि हम आगे बढ़ें, दूसरों में भी एक जो पॉजिटिव थॉट है वो लेकर आए, तभी बदलाव संभव है। डॉक्टर साहब, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए आपको लोगों को बचाना था, जिंदगी बचानी थी, साथ साथ लोगों को जानकारियां भी देनी थी कोरोना को लेकर, क्या है, कैसे फैलता है, कैसे रोका जा सकता है, वैक्सीन कैसे लगेगी, कहाँ लगेगी। साथ ही आपके आसपास जो लोग थे, आपके साथ काम करने वाले जो डॉक्टर्स थे, जो स्टाफ थे, कभी उनका भी मोरल अप किया कि हाँ हमें लड़ना है, कोरोना के खिलाफ जंग लड़नी है, क्योंकि जाहिर है उन्हें भी अपनी लाइफ बचानी थी, आपको भी, आपका भी परिवार के, आपके स्टाफ का भी परिवार था। बिल्कुल मैम, ये सबसे बड़ी चुनौती थी कि हमारे स्टाफ मेंबर्स को समझाना, क्योंकि शुरू में लोगों को डर था कि मैं पॉजिटिव हो गया तो क्या होगा, और हमारे स्टाफ मेंबर्स बहुत सारे पॉजिटिव हुए। इवन मैं भी सेकेंड वेव में, मेरे घर में 6 मेंबर हैं, मेरी वाइफ डॉक्टर है, सबसे पहले वो पॉजिटिव हुई, उसके बाद मेरी बेटी, और यूं करके हम 6 के 6 हुए। तो धीरे धीरे लोगों को समझाते भी रहे, साथ में उनको ड्यूटी पे भी जल्दी बुलाया। जैसे उस टाइम कोविड वैक्सीनेशन, जो कोविड की सेकंड वेव थी, हमारे 17 दिन की छुट्टी अलाउड थी, पर फिर भी हमने लोगों के भाई 10 दिन में नेगेटिव हो गए हैं तो आप आ जाओ, लोगों को मोटिवेट किया और धीरे धीरे उस पर पार पाया। और जो गुप्ता जी बोल रहे थे बेटी बचाओ पे, उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि PNDT जो हमारा प्रोग्राम चलता है उसमें गुप्ता जी भी मेंबर हैं और मैं भी। पहले PNDT मैं ही देखता था पूरे डिस्ट्रिक्ट में बेटी बचाओ अभियान को। तो उस दौरान हमने क्या था, हमारे रेवाड़ी के जो सारे गांव हैं उनका सर्वे किया, हमारे जो स्टाफ हैं उनको थोड़ा सा हमने समझाया। लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मेंटलिटी नहीं बदलेगी, बेटी बचाओ पे आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते हो। तो लोगों के सामने एग्जाम्पल सेट किए। हमारे भी स्टाफ में 5-6 डॉक्टर ऐसे हैं जिनके बेटियाँ ही हैं, और मेरे भी 2 बेटियाँ ही हैं। तो इस चीज़ को हमने थोड़ा सा प्रमोट किया, साथ में विलेज वाइज डेटा निकाले कि ये बच्चा है, ये जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उसको शुरू से ही जो ही हमें पता लगे उसकी रजिस्ट्रेशन करो, क्या कुछ हो रहा है। और अल्ट्रासाउंड सेंटर है या प्राइवेट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, उनको भी थोड़ा टाइट किया, तो उससे हम इस स्टेज पे आ पाए हैं। जी पूजा जी, आपकी फाउंडेशन क्या काम करती है मैम, कैसे काम करती है, कैसे जो लोग जरूरतमंद हैं उन तक आप पहुंचते हैं, क्या क्या मदद आप लोग करते हैं, ये आप बताएं विस्तार से। मैम, मैंने ये सेवा अपनी मम्मी और भाई की डेथ के बाद शुरू करी थी। मैंने अपने भाई को अपने हाथों में दम तोड़ते देखा था, तो वो मेरे लिए बहुत मुश्किल घड़ी थी। लेकिन उस वक्त रियलाइज़ हुआ कि आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, लेकिन पता नहीं मेरे जैसे कितने लोग इस दुनिया में हैं। कितने बच्चों ने कोरोना काल में अपने माँ बाप को खोया, कितने माँ बापों ने अपने बच्चों को खोया। तो इसको मैम मैंने अपनी ताकत बनाई। मैंने रोड साइड से लोगों को रेस्क्यू करना शुरू करा। ऐसे बच्चे कोरोना काल में जिनके बच्चों की माता पिता की डेथ हो गई है, ऐसे बुजुर्ग लोग जिनका इस दुनिया में कोई नहीं है, ऐसी अबला महिला जो घर से सताई हुई हैं, मैंने उन लोगों की सेवा करनी शुरू करी। एक दौर ये भी आया, क्योंकि अकेली लड़की थी, अकेले सेवा थी। एक दौर ये भी आया कि मेरे पास अनाज तक नहीं था कि मेरे पास जो लोग रह रहे हैं मैं उनको खिला सकूं।
मेरी माँ की वो आखिरी निशानी, मेरी माँ की वो आखिरी निशानी जो हर माँ की एक इच्छा होती है ना कि कल को मेरी बेटी की शादी होगी, वो सोने की चैन, वो अंगूठी और वो इयररिंग्स, शायद वो पल भूलना बहुत मुश्किल होगा। मैंने वो बेचकर वहाँ पर अनाज भरा था, बिजली का बिल भरा था और वहाँ का रेंट भरा था। तो मैं तो इस दर्द से गुजरी हूँ, तो इनका दर्द बहुत करीब से समझती हूँ। बिल्कुल, मेरा और जो बहुत सपना देखिए, है हम मैम, हम सुनकर ही भावुक हो रहे हैं कि जी। कितना मुश्किल रहा होगा। आपने तो ये किया कि आप गुजरे हैं ऐसे दौर से, जी तो वाकई बहुत बड़ा दिल इसके लिए चाहिए। और इंसान के, आप इंसान की मदद करें, इस बात को समझना भी बहुत जरूरी है। ये भाव जब तक नहीं आता तब तक ये मुमकिन भी नहीं हो सकता। जी, हाँ जी मैम। जब तक हम ये भाव लेकर नहीं चलते कि हम इंसान हैं, दूसरे जो जरूरतमंद लोग हैं हम उनकी बिल्कुल मदद मैम, करें, बिल्कुल। तब तक ये मुमकिन भी नहीं कि हम इस दिशा में आगे बढ़ें। आज मेरा जो सपना है, शायद मुझे नहीं पता मैं सही हूँ या गलत हूँ, लेकिन मैं कहती हूँ शायद मैं सही हूँ। मेरा सपना है टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी, एक ऐसा मंदिर जहाँ इंसान को कास्ट से, किसी धर्म से ना पहचाना जाए, जहाँ सिर्फ इंसानियत को आगे बढ़ाया जाए। ये मेरा सपना है और इस सपने को लेके मैं आगे चली हूँ कि आने वाले टाइम में अगर इंडिया का नाम सर्च हो तो वो टेम्पल ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से सर्च हो। बिल्कुल, अग्रिम एक अग्रिम ऐसा शुभकामनाएं मंदिर आपको। जो इंसानियत के नाम से जाना जाए, वो सिर्फ मेरे इंडिया में हो। ये मेरा आने वाला सपना है। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। Thank you, मैम। प्रदीप जी, एक बार फिर से शिक्षा को लेकर बात करते हैं सर। ये अभी कोरोना काल तो लगभग हम कह सकते हैं खत्म हो चुका है, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस वाला आपको लगता है कि आगे भी इसे लेकर जाएगा शिक्षा विभाग, या लेकर जाने की दरकार है? मेरे ख्याल से मेरी पूरी टीम मेरे साथ बैठी है, या जितने भी लोग समाज के इस तबके से आते हैं किसी भी तरीके से, मैं और आप भी, या जितने लोग मंच पे हैं वो सब उन्हीं डेस्क बेंच से गुजरे तो हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत इजीली समझा जा सकता है, डॉक्टर साहब सेकंड कर सकते हैं इस बात को, गुप्ता जी सेकंड कर सकते हैं, कि जो ऑनलाइन क्लासेज हैं वो ऑफलाइन क्लासेज का ऑल्टरनेट नहीं हो सकती। जो चीज़ें आप लगातार स्क्रीन पे पढ़ा रहे हो, वो चीज़ें बच्चे को कितनी समझ आई, कितना इंटरेक्टिव सेशन रहा, आप जितने मर्जी इनोवेटिव पैनल्स लगा दो, इंटरेक्टिव बोर्ड्स लगा दो, जितने पैसे हैं खर्च करके आप वो क्लासेस कर दो, बट मेरे ख्याल से ऑफलाइन क्लासेस का ऑल्टरनेट नहीं हो सकता। जैसे डॉक्टर्स बिना बॉडी के यदि सिर्फ यूट्यूब चैनल्स पे ऑपरेशंस करना सीख रहे हैं तो फिजिकली वो कितना ऑपरेशंस करेंगे। वो इंजीनियर जो लगातार बिल्डिंग्स बना रहे हैं वो सिर्फ कंप्यूटर पे बैठ के, ऑटोकैड पे बैठ के ड्राइंग बनाना सीख रहे हैं तो कितनी अच्छी बिल्डिंग्स वो बना पाएंगे। तो ऑलरेडी मेरे ख्याल से हालांकि पीछे प्रधानमंत्री जी की मुहिम आई है कि खासकर जो आईटी सेक्टर्स हैं उनमें जरूर ये विराम दे दिया जाए कि वर्क फ्रॉम होम अभी भी चालू रहे, उससे नो डाउट रिसोर्सेज बचते हैं। बट यहाँ फिर से एप्रीहेंशन खड़ी होती है, वो रिसोर्सेज जहाँ लोगों ने बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई जो किराए पे चलती हैं, वो टैक्सी ड्राइवर्स जो लगातार खाली हुए इन दिनों में, यदि रिसोर्सेज खत्म होते हैं तो फिर उसी तरीके से बेरोजगारी दूसरे तरीके से बढ़ जाती है। तो मेरे ख्याल से ऑफलाइन क्लासेस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ऑफलाइन क्लासेस चलती रहनी चाहिए। अदर देन आपके टॉपिक के, मैं आपके मंच से अनाउंस करना चाहूंगा कि यदि पूजा मेरे 12 स्कूलों में जीएवी में यदि कोई बच्चा रिकमेंड करती है तो उसे पक्का फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएंगे, वो एक भी हो और 1000 भी हो। बहुत शानदार, बहुत अच्छा अनाउंसमेंट आपने की। जोरदार तालियां प्रदीप जी के लिए। तो देखिए, मदद के लिए हाथ जब आगे बढ़ेंगे तभी, जो हमने थीम दिया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, तभी सभी लोग सुखी हो पाएंगे। रवि गुप्ता जी, रियल स्टेट पर आते हैं सर। जो आम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़े नहीं है इस फील्ड से, उनको ज्यादा जानकारी नहीं है, तो आपसे मैं कहना चाहूंगी सरल भाषा में आप समझाएं क्या कुछ काम रहता है, क्या चुनौतियां रहती हैं, किस तरह की मुश्किलें रहती हैं और कितने अवसर भी हैं। रियल एस्टेट एक चैलेंज है, एक अपॉर्चुनिटी है। चैलेंज इस सेंस में कि शायद कहीं ना कहीं अप्रूवल्स को रिलेट कर लीजिए आप, या लैंड प्रोक्योरमेंट को कर लीजिए। अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी जनसंख्या, 30% हिंदुस्तान की जनता गांव से शहर माइग्रेट होनी है अगले 30 वर्ष में। छोटे शहर बड़े हो जाएंगे, बड़े शहर मेगा सिटी बन जाएंगे। ये अभी जो बात हो रही थी रेवती का शहर रेवाड़ी, ये भी एक ग्लोबल सिटी बनने वाला है। मास्टर प्लान इसके आ गए हैं और एक ग्रुप के तौर पे हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं।
आगे बढ़ने के इच्छुक हैं और लोगों को क्वालिटी और अफोर्डेबल हाउसिंग देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अच्छा, सरकार से मदद मिल पाती है जितनी मिलना चाहिए? कोई अगर सरकारी प्रतिनिधि यहाँ होते तो ज्यादा अच्छा होता, तो मैं नहीं, हम इस मंच के माध्यम से आपकी जो बात है, आपकी आवाज को पहुंचाएंगे सरकार तक। नहीं, क्योंकि देखिए सरकार के सहयोग की भी जरूरत है, अप्रूवल की जो नीड है वो रहती होगी, क्या वहां संतोषजनक रहता है काम? सबसे पहले रियल एस्टेट को एक उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए, क्योंकि यदि उद्योग होगा तो बैंक फाइनेंस होगा, यदि उद्योग होगा तो उद्योगों को मिलने वाली सारी फैसिलिटी होगी। ये तो हुई पहली बात। दूसरी बात, रियल एस्टेट में बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं जो बहुत ज्यादा समय लेने वाले होते हैं, वे समस्याएं हैं अपनी जगह। अच्छी बात यह है कि एक रेरा आ गया है, रियल एस्टेट रेगुलेटर आ गया है, जिसमें कम से कम रूल ऑफ गेम सेट हो गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया था। अभी आपने देखा होगा कि नोएडा में 2 टावर गिरे हैं। अपने अपने कारण हो सकते हैं, कोर्ट के अपने कारण हो सकते हैं, ग्राहक के अपने हो सकते हैं, रियल एस्टेट डेवलपर के अपने हो सकते हैं। तो ये कन्फ्लिक्ट ना हो, ये बहुत जरूरी है। स्थिति ही ना बने। ऐसी स्थिति क्यों बनी है? बिल्कुल। डॉक्टर साहब, हम कोरोना को लेकर बात कर रहे हैं आपसे। आपने बताया कि स्टाफ को या अपने परिवार को संभालना ये भी एक बड़ी चुनौती ही था अपने आप में, जिससे पार पाना था। लेकिन क्या अब ये मान सकते हैं हम कि कोरोना जैसा कुछ नहीं है, या कोरोना से डरने की या सावधानी बरतने की, कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने की कोई ज़रूरत नहीं है अब कम से कम? मैम, अब उतने कॉम्प्लिकेटेड केसेस नहीं आ रहे हैं। कोरोना अब भी है और रहेगा भी। तो बहुत सारे लोग हमारे पॉजिटिव हो गए थे, और इंडिया में तो 2-2 बार भी पॉजिटिव हुए हैं लोग, साथ में वैक्सीन भी लगी है। तो क्या है कि अब डेथ नहीं हो रही हैं, बट कोविड पॉजिटिव तो अब भी आ रहे हैं। तो लोगों से मेरी यही अपील है कि एसएमएस का पालन करें। एसएमएस से मेरा मतलब है सोशल डिस्टेंसिंग है, सैनिटाइजर है और मास्क, उसका इस्तेमाल करें। लोग बहुत सारे हैं हमारे देश में, पान खाया, तम्बाकू खाई और जहाँ मर्जी थूक दिया। तो ये वायरस है, इन्हीं चीज़ों से फैलता है। तो हाइजीन का बहुत बड़ा रोल है, और मास्क लगाएं तो अच्छी बात है। अच्छा, वैक्सीनेशन को लेकर भी भारत ने बहुत अच्छा काम किया। आप वैक्सीनेशन लोगों की मदद के बिना ये पॉसिबल भी नहीं था। क्या उस वक्त भी मुश्किलात आई कि लोग, देखिए अलग अलग तरह की भ्रांतियां भी थी कि वैक्सीन अगर लगवाते हैं तो ये हो जाएगा, वो होगा, ये इश्यू होगा, या लोग ये भी कहते रहे कि वैक्सीन लगवाने के बाद भी तो कोरोना होता है, तो वैक्सीन लगवाने का क्या फायदा? तो मुश्किल रहा लोगों को समझाना। मैडम, वैक्सीन जब शुरू में आई थी तो लोगों में बहुत मन में डर था। जैसे डॉक्टर साहब पहले डिस्कशन बता रहे थे, फर्स्ट डे हमारी मुश्किल से दोपहर के बाद तक 20 डोज लगी थी। फिर मैंने आईएमए से बात की, आईएमए के डॉक्टर्स आए, हमने लगवाई, मेरे सीएमओ सर ने लगवाई, तब जाके हमारी पहले दिन मुश्किल से 100 डोज लगी। वो लगने के बाद फीवर हुआ लोगों को, तो और के भाई बन रहा था सबसे पहले और लगवा ली, और अब ये लो फीवर हो गया। तो ऐसे डर थे लोगों के बीच में, बहुत सारे थे कि कोविड भी हो सकता है। पर धीरे 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 जब लोगों ने देखा कि इसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, तो हम जो है, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी है, गुड़गांव और फरीदाबाद को छोड़ दें तो हम फर्स्ट नंबर पे थे वैक्सीनेशन में। फर्स्ट डोज हमने 109% लोगों को लगाई है। सेकंड डोज भी हमारी 93% को लगी है। और जो बच्चों की अगर हम बात करते हैं 12 से 18 साल के बच्चों की, तो उसमें भी हमने स्टेट में 5th नंबर पे हैं हम। मैक्सिमम बच्चों को भी हमने कवर कर दिया है। तो वैक्सीनेशन कराना चाहिए, क्योंकि जैसे पल्स पोलियो है 95 से हमारा शुरू हुआ था। तो धीरे 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 अब हम किसी भी गली मोहल्ले में ढूंढें तो कोई भी पोलियो का बच्चा आपको नहीं मिलेगा। तो वैक्सीनेशन का बहुत बड़ा रोल है। आपकी जो चेचक है बीमारी, वो भी वैक्सीनेशन से खत्म हुई है, टेटनस भी हुई है। तो वैक्सीनेशन के बिना ऐसी बीमारी पे पार पाना मुश्किल है। बिल्कुल। प्रदीप जी, सरकार सर लेकर आई है चिराग योजना। सरकार मानती है कि शिक्षा में सुधार की दिशा में, गुणात्मक सुधार की दिशा में खास तौर पर ये मील का पत्थर साबित होने वाली है। तो गरीब बच्चों की भी हेल्प होगी, प्राइवेट स्कूलों को भी एक तय राशि दी जाएगी। तो सर लगता है कि बहुत पॉजिटिव इसे देखा जाए, या अच्छे इसके परिणाम होने वाले हैं। आप कैसे देखते हैं? देखो ज्योति, जहाँ तक पिछले 10-12 सालों का एजुकेशन का, खासकर प्राइवेट एजुकेशन का, स्कूलों का या कॉलेजेस का इतिहास रहा है, घोषणाएं बहुत सारी आई हैं, बहुत घोषणाएं आई हैं। यदि कोरोना की बात करें तो लगातार ये कहा गया था कि बसों के केस में मॉनिटोरियम दे दिए जाएंगे,
6 महीने बिना ब्याज की EMIs आपकी माफ़ कर दी जाएंगी, या जिन लोगों के कंस्ट्रक्शन लोन चल रहे थे उनके लिए बात आई थी कि स्कूल वालों को जो EMI जा रही हैं उनके मॉनिटरिंग दे दिए जाएंगे, बट धरातल पे कुछ नहीं आया। तो जहाँ तक मेरी आपसे वो है कि मेरे से भी सवाल पूछा जाए, क्या सरकार प्राइवेट स्कूल वालों के लिए कोई मदद करेगी? की जानी चाहिए थी। जैसे 2-2, 3-3, 4-4 साल के बसों ने जो बसेस थी प्राइवेट स्कूलों की, सरकार ने उनकी फिटनेस और पासिंग वेवर दिया उसका, इसी तरीके से उनके इंश्योरेंस में या उनकी EMIs में या बैंक मॉनिटोरियज में वेवर दिए जाने चाहिए थे। इस सरकार ने एक अच्छा काम ये करा है कि 134A को स्क्रैप करके जो स्पेसिफिक है कि RTI लेके आइए, राइट टू एजुकेशन, उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर कट डिफाइन है कि यदि आपको सच में कोई परिवार BPL है, पहले तो अपने देश में BPL की परिभाषा 0 से लेके लाखों में जाती है, पता ही नहीं लगता कि एक्चुअल में BPL परिवार है कौन सा, बट इफ समबडी हैव द सर्टिफिकेट्स नो डाउट यू हैव टू कंसिडर इट। तो वो जो चीज़ें हैं कि राइट टू एजुकेशन में सरकार जितनी पॉलिसीज बनाए, जितनी योजनाएं लेके आए, उनको धरातल पे मैं लगातार बात करता हूँ। पिछली बार भी जब आपके कॉन्क्लेव में बात करने का मौका मिला तो मैं लगातार ये पूछ रहा था कि क्यों ना सरकार, जैसे आज आपने पैनल अपने चैनल के माध्यम से बुला लिया, डिफरेंट इंडस्ट्रीज से लोग बुला लिए, तो क्यों ना सरकार जब एजुकेशन के नाम पे स्कूल बंद करने की सोचे या स्कूल खोलने की सोचें या योजनाएं बनाने की सोचे, या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन को ये कहा जाए कल से आपको ये इतने बच्चे फ्री पढ़ाने, तो क्यों ना उनसे मंच साझा कर लिया जाए। क्यों ना जो अधिकारी हैं जिले के लेवल पे, DOs या BOs, उनकी कमेटी क्यों ना स्कूलों में जाके इंस्पेक्शन कर ले। आप ये मानते हैं कि सुझाव लिए जाएं, सुझाव के आधार पर ही योजनाएं तैयार की जाएं? बहुत बेहतर भविष्य का निर्माण किया जा सकता है। जैसे अभी फरीदाबाद में जो हॉस्पिटल खुला है उसके केस में डॉक्टर तेहरान से लेकर बाकी सारी बड़ी हस्तियां मौजूद थी, बहुत सारी तारीफ हुई, बहुत सारी चीज़ें पूछी गई, बताई गई। तो क्यों ना फिर जितनी एजुकेशन इंडस्ट्री जो सेक्टर है जो कोरोना में उभर के भी सामने आए, जिन्होंने, ये टीचर ही थे जिन्होंने जनगणना, मतगणना और पीछे तो एक अजीब सा था स्वच्छ भारत अभियान में कि यदि कोई बाहर टॉयलेट जाता तो उसकी फोटो खींच के लाओ, तो ये वो टीचर ही था, चाहे सरकारी था चाहे प्राइवेट था। यदि सरकार इक्विप्ड नहीं है तो फाइनली आपके जो प्राइवेट स्कूल के टीचर्स हैं उनकी ड्यूटी लगाई जाती है, गेस्ट टीचर्स की ड्यूटी लगाई जाती है। तो मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें योजनाबद्ध तरीके से यदि धरातल पे आए तो सरकार के पास योजनाएं तो बहुत हैं, बट क्योंकि वो अवश्यंभावी रूप से, प्रभावी रूप से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जरूरत है खबरें अभी तक की तरह एक पैनल बनाया जाए जो लोगों से बातचीत कर ले। अच्छा सुझाव है आपका, हम इस पर काम करेंगे, क्योंकि देखिए योजनाएं बनाना ही सिर्फ काम पूरा हो जाना नहीं है, उन्हें धरातल तक पहुंचाना भी जरूरी है। रवि गुप्ता जी, कोरोना का असर, कोरोना भले ही चला गया है एक हद तक हम कह सकते हैं, लेकिन असर अभी तक बचा है। क्या रियल एस्टेट पर अभी तक कोई है इम्पैक्ट, कोई असर, कोई दुष्प्रभाव हम मान सकते हैं कि बचा के? अभी देखिए, इस तरह की घटनाएं दूरगामी प्रभाव छोड़ती हैं सोसाइटी पे। सामाजिक बदलाव आते हैं, आर्थिक बदलाव आते हैं। सामाजिक बदलाव इस सेंस में आया है, वर्क फ्रॉम होम चालू हो गया है, तो हमें उसके हिसाब से अपने आप को दोबारा से पॉलिसी बनानी है, प्लानिंग करनी है। और इसके अलावा जब बदलाव आता है तो इसके साथ साथ लोगों की रिक्वायरमेंट बदल जाती है, तो उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं लगातार। सर बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में रहने के लिए, वक्त देने के लिए। तो सभी अपने अपने फील्ड के एक्सपर्ट्स ने अपने विचार साझा किए हैं, जानकारी दी है, कोरोना काल के दौरान खास तौर पर क्या चुनौतियां थी, कैसे उनसे पार पाया और आगामी संभावनाएं क्या कुछ हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का।